ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3, दैट इज़ रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अगर हम बात करें इसमें रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन में, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको समझने हैं। तो पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है ये, ठीक है। और ये रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन जो है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है रेशियो का, ठीक है। तो ये सारे पार्ट को हम समझेंगे एक एक करके। चलिए समझते हैं पहले यहाँ पे हम कि क्या क्या कीज आइडिया इसमें है, ठीक है। तो ये सब हमको समझने वाले नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, इसका मीनिंग करना, लर्न हाउ द प्रोपोर्शन वेरिएशंस एंड देयर टाइप्स देखना है। उसके बाद नाउ द परसेंटेज एंड रिलेटिव टर्म्स, कन्वर्जेंस, कंपेरिजन्स एंड इट्स पॉइंट्स, परसेंटेज, ये सब हमको देखने हैं यहाँ पे। अब और नेक्स्ट बात करें इसके बाद, तो लर्न टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनके बारे में हमें समझना है यहाँ पे। अप्लाई द यूनिटी मेथड एंड द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये भी हमको समझना है इन्हीं में आज। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ में मैंडेज पाइप्स है ना, ये सब तरीके से मैंडेज जो है ना। और उसके बाद फिर पाइप सब है, तो ये सब के बारे में हमको समझना है। जैसे मैंडेज में क्या होता है कि आगे बात कर ले एक बार, तो एक मैन को कोई वर्क करने में समथिंग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग सेम द थिंग्स 2 मैंस 3 मैंस या फिर टोटल कुछ आदमी होंगे, तो दे विल वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द नंबर ऑफ डेज, तो वी नीड टू फाइंड अवर हेयर डेज। तो उसका सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं क्या करके। तो इनमें जो दे रखा है समझते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ। लेट अस इंट्रोड्यूस अबाउट द इंट्रोडक्शंस टॉपिक्स इन द रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जबकि हम बात करते हैं व्हेन वी क्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी हैव कंपेयर द क्वांटिटीज सच एज heights, weights, distance or time. Whenever we compare two quantities, then we same kind of two ways, like subtracting or the smaller from the bigger and by dividing one by the other. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कंपेयर करना हो तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। हाइट है, वेट है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें दो तरीके मतलब लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर ले तो दैट विल बी द डिफरेंस देयर द क्वांटिटीज वी विल गेट हियर इन इजीली वे। तो इसमें देखिए सब अभी समझने वाले कंसेप्ट नहीं पाते, हमको समझाते हैं यहाँ से क्या है क्लियर में, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे नोट देख लेते हैं यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज कैन बी फाउंड ओनली व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर सेम काइंड। तो ये आपको क्लियर बात समझना है कि ये रेशियो तभी हम यूज़ करते हैं जब क्वांटिटी सेम टाइप हो, है ना। तो डिस्टेंस रेशियो हम टाइम नहीं लगा सकते, डिस्टेंस का टाइम से रेशियो नहीं लगा सकते, तो डिस्टेंस का डिस्टेंस से रेशियो का, ठीक है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपन डिस्टेंस, तो रेशियो विल बी इन द डी अपन, मतलब एक डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस से कंपेयर किया जा सकता है। एंड डिस्टेंस को हम टाइम से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो 1 मीटर में है ना, और 1 किलोमीटर में, तो दैट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। तो दोनों हमें मीटर में होना चाहिए या दोनों किलोमीटर में होना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन थिंग्स, रेशियो कैन बी अप्लाइड ना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो द रेशियो बिटवीन 1 मीटर एंड 5 सेकेंड्स कांट बी फाउंड। यहाँ सेम चीज़ वही लिखा है यहाँ पे कि मीटर एंड सेकेंड का रेशियो कांट बी फाउंड है। द क्वांटिटी गिवन आर नॉट द सेम काइंड, ओके, क्योंकि ये मीटर है, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम, यू नो वेल अवेयर ऑफ इट, दैट इज मीटर एंड टाइम कांट बी कंपेरेबल। तो आगे बात करें टर्म्स ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ एक ए रेशियो बी की बात करें, ए अपन बी, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड द, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, है ना, एंटीसीडेंट, दैट इज एंटीसीडेंट, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म कंसिक्वेंट। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 3:4 की अगर बात करें तो 3 हो गया आप एंटीसीडेंट, वेयर द 4 इज कंसिक्वेंट, है। तो इस तरीके से आ गया मेरे पास। तो अगर देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है रेशियो का, क्या प्रॉपर्टी है वो समझते हैं यहाँ पे। दैट इज इफ़ ए अपन बी इज गिवन टू अस, तो हम इसमें ए में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एंड बी में। तो ये रेशियो मेरे पास होगा, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ए एम अपन बी एम लिख सकते हैं। दैट इज ए एम अपन बी एम, वी कैन राइट हियर, ओके। अब उसका फिर क्या कर सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से, दोनों में किसी से डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज ए अपन बी यहाँ पे गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ए अपन एम रेशियो बी अपन एम। तो हम किसी भी क्वांटिटी को रेशियो में, किसी भी अगर क्वांटिटी है मेरे पास दिया हुआ गिवन, तो हम इन दोनों को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। लेट्स मूव ऑन द सिंपल थिंग, सिंपल फॉर्म of ratio here। तो the ratio of more quantity is said to be in the simple form। तो देखिए सिंपल फॉर्म होता है क्या, अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं आपको, तो that is what, let us take two quantities like what a1 and b1। if there is factor of a1 and b1 like SCF something, then we cancel the SCF from this हुआ a1 and b1। तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए 6/9 की बात करते हैं, इन दोनों का SCF क्या आएगा, 3 आएगा। दैट इज इसको 3 से डिवाइड कर सकते, 3 और ये 2 और 3, तो दैट इज 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो।
गॉट इट। तो यहाँ पे आने वाला है देखिए 6x की बात करें तो ये इसको हम 2x/3x भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो इसको हम x के टर्म में लिख सकते हैं 2x/3x एंड x इज द मल्टीपल ऑफ 2, दैट x इज 2 हियर। तो यहाँ पे x 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 पावर ओके। तो अगर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9, ये आपको रिजल्ट अगेन ये वाला सेम आ जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर। तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान क्या रखना, सिंपल सी बात है, इतना कुछ ध्यान नहीं रखना आपको कि मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा आपको गिवन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है 12 मान लीजिए 54 ही है यहाँ पे, तो इनको कटाना होता है, ठीक है। तो इस सिंपल फॉर्म में इसको कटाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए किस क्वान्टिटी से कट रहा है, तो दैट इज 6/27, फिर 3 कटेगा 2/9, तो 2/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/54, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। आगे देखिए क्या क्वेश्चन इसमें टॉपिक। नाउ हियर जी वन क्वेश्चन गिवन टू अस, यहाँ पे जो दे रखा है 24/36, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो 24 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, तो ये कैंसिल होने वाला है यहाँ पे 12 से 2/3, तो दैट इज 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन 24/36। तो ये क्वेश्चन 24/36 इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा दैट इज 2/3, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो हाउ टू कंपेयर 2 सिंपल सा बात है कि इसमें इतना जेल नहीं लगाना आपको, 2/3 है दैट इज व्हाट, एंड यहाँ पे 4/5 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर लीजिए, है ना, तो दैट विल बी 10 और ये हो गया 12, तो 12 बड़ा होगा मतलब ये बड़ा होगा, तो मतलब ये हो गया कि 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3, तो दिस इज द मेन वैल्यू, दैट इज द मेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया यहाँ से। तो वैसे भी यहाँ पे 4/5 0.8 आ रहा है और ये 2/3 0.6 आ रहा है, तो इसमें जो है 0.8 बड़ा हो, दैट इज 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे और क्या इसमें देखिए, इसमें एक और टर्म दे रखा है कि इनको लाइक टर्म में कंपेयर कर सकते हैं ना, लाइक टर्म में कन्वर्ट करके फिर से इसको कर सकते हैं कंपेयर। तो 2/3 यहाँ पे है ना, एंड यहाँ पे 4/5 है, तो इस 5 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसके जो 3 से इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज व्हाट, तो ये आपको हो गया कितना 10 और ये हो गया आपको यहाँ से 12। तो ये बात तो हम इससे पहले बताए थे कि डायरेक्ट 4/5 जो है बड़ा आ गया यहाँ से, तो ये 12.5 आ रहा है, इससे 15 आ रहा है, एंड दिस इज कमिंग टू बी 10/15, तो वही बात आ गया यहाँ पे 10/15, तो कौन बड़ा होगा 12/15, दैट इज व्हाट 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। तो इस तरीके से ये दोनों केसेस में ट्रू हो जाता है, ठीक है। चलते फिर यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन की बात करें तो A/B = C/D है ना, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। या देखिए आपको प्रॉपर्टी अगर पता नहीं तो आप सारे प्रॉपर्टी एक करके नोट करते जाइए, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। तो A यहाँ पे जो गिवन है दैट इज B = C/D है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा यहाँ पे AD = BC है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे कर देना, दैट इज AD = BC। तो ये प्रॉपर्टी जो है पहला क्लियर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब जो है आपको साइड टू बी प्रोपोर्शंस, तो A/B इस तरीके से लिखा रहेगा C/D, ठीक है, तो दीज आर इन प्रोपोर्शन, या फिर यहाँ इसकी जगह आप इक्वल टू मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो दीज आर सेम्स। अब मान इसमें क्या रखा है, पहला हम दे रखा है यहाँ पे ABCD आर रिस्पेक्टिवली नोन एज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है ना। तो इनमें अगर बात करें यहाँ पे तो A ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड है ना, ये हो गया थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। आगे उसके बाद दे रखा है यहाँ पे सेकेंड में द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म कॉल्ड एक्सट्रीम एंड वेयर द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म कॉल्ड मीन्स। तो ये हो गया आपको फर्स्ट ने यहाँ पे देखिए A/B = C/D अगर हो तो फर्स्ट एंड जो ये लास्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम, ये होगा, ठीक है, ये एक्सट्रीम कहलाता है, ठीक है, एंड ये B एंड C जो दैट इज मीन टर्म कहलाता है, ठीक है, दैट इज मीन टर्म। ओके, आई थिंक यू वर्ड इट। तो इस तरीके से ये चलता है। फिर आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है,
ओके देन थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स। तो यहाँ पे ये बात है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन से पहले हम बता चुके हैं इक्वल होता है। आगे बात करें ए अपन बी इक्वल टू सी अपन डी, देन द गिवन प्रोपोर्शन कैन बी रिटन एज बी अपन ए इक्वल टू डी अपन सी। तो ये इस तरीके से आप कैसे इसको उल्टा कह सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेंडो, ठीक है, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो ये इस तरीके का कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा ए अपन बी इक्वल टू सी अपन डी, इसको अगर हम बी सी को हम चेंज कर ले, ठीक है, तो देन मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड बाय बी बाई सी। तो इसको अगर दोनों तरफ बी बाई सी से मल्टीप्लाई कर ले तो ए अपन सी इक्वल टू बी अपन डी आएगा, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज अल्टरनेटो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ए अपन बी इक्वल टू सी अपन डी है, दोनों तरफ हम बी अपन सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी अपन सी से। तो देखिए यहाँ से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो दैट विल बी व्हाट लाइक है। तो ये जो बनेगा आपको यहाँ से ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, है ना। तो इस तरीके से ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, तो ये जो कहलाता है दैट इज अल्टरनेटिव कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग दे रखा है, दैट इज व्हाट कि जनरल बुक्स में नहीं रहता ये सब चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि दैट इज ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ये जो दिया हुआ यहाँ पे है ना, एंड एल एम एन आर वन एनी थ्री नॉन जीरो नंबर्स। तो ये जो एल एम एन जो ये थ्री नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो नहीं कोई भी नंबर से। तो इस तरीके से आपको ए बाई बी इक्वल टू है ना, यहाँ पे सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ गिवन है। तो ये जो नंबर आएगा ना, तो एल को ये ए को एल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सी से, इसको एन से। तो दैट लाइक व्हाट, यहाँ से एल ए हो जाएगा प्लस का एम सी एंड प्लस का एन ए, चाहे आप इसके साथ माइनस भी क्यों ना कर ले, ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो है सेम आने वाला है। फिर उसी तरीके से एल बी हो गया प्लस माइनस एम डी हो गया प्लस माइनस एन एफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये इसके साथ एल, इसके साथ एम, इसके साथ एन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट लाइक व्हाट इट इज़ प्रीवियसली। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये इसका जो रेशियो होगा सेम होगा जो ए बी सी डी एंड ई एफ का रेशियो है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इन द गिवन। तो इस तरीके से आपको ये समझना था, ठीक है। तो ये आपको बस नोट कर रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आगे हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन है कंटिन्यू प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस इफ ए अपन बी इक्वल टू बी अपन सी, है ना। तो ये अगर ऐसा कुछ है ए अपन बी इक्वल टू बी अपन सी, मतलब जहाँ से खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है फिर यहीं से चालू होगा बी अपन सी, और ये कह सकते हैं सी अपन डी, ऐसे चलते रहेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर डी अपन ई ऐसे चलेगा, तो दैट विल बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें जो एक चीज़ आपको समझना क्या है यहाँ पे कि b इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी की अगर बात करें तो यहाँ से जो नंबर आने वाला है, ठीक है, अगर ये दो नंबर ले लें यहाँ से, इन दोनों को ले सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए इंटू सी, है ना, यहाँ से। तो बी इक्वल टू आ गया रूट इंटू ए सी, और जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस लग जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से। तो दैट इज़ व्हाट बी इक्वल टू रूट इंटू ए सी, है ना, इस तरीके से। और दिस इज द मीन पोर्शन ऑफ ए एंड सी, रूट ए सी। तो ए और सी का जो है रूट मीन प्रोपोर्शन दैट इज रूट ए सी आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओके देन दैट इज़ क्लियर। आगे हम बात करते हैं वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन में क्या होता है, लेट अस सी इन द वेरिएशंस डिफरेंट क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें अलग अलग क्वांटिटी होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं वी शैल फर्स्ट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें जो क्या रिलेशन होता है उसकी बात अगर करें तो यहाँ पे हम बात करें टाइप ऑफ वेरिएशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन लाइक व्हाट, एक तो डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ अगर ए बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ बी पी बढ़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक प्राइस है ना, और एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मान लीजिए 2 पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है तो 3 पेन का 15 आएगा, है ना, 4th पेन का 20 आएगा, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे। और 5 पेन का कितना आएगा 25। तो ये जो वेरिएशन आता है दैट इज डायरेक्ट, मतलब एक बड़ा क्वांटिटी दूसरा भी उसके सामने बढ़ रहा है। तो इफ़ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेस देन अदर इज आल्सो इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट, दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरह अगर एक बढ़ रहा है ना उसके साथ दूसरा भी बढ़ रहा है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस वेरिएशन में तो क्या क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, है ना, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कम स्पीड के लिए कम टाइम, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ज़्यादा टाइम अगर बात करें तो यहाँ होता है, ठीक है। तो
दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट। आगे बात करते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स में आपको ये बात समझना क्या है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। तो इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर दैट इंक्रीजेस एंड अदर डिक्रीजेस। फर्स्ट क्वांटिटीज जो है और दूसरा क्वांटिटी जो है, अगर दोनों में रिलेशन देखना है तो हम बात करते हैं ए एंड बी। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर 10 आदमी किसी काम को, ठीक है, 10 डेज में करता है, तो इस तरीके से 20 आदमी कितना दिन करेगा, 5 डेज में करेगा, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पे 40 कितना मिनट करेगा यहाँ पे, तो ये जो है बढ़ेगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जो है 10 दिन में करता है तो 20 5 में करेगा। और 40 की बात करें तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो दैट लाइक व्हाट, अगर मान लीजिए 100 की बात करें तो वो 1 दिन में करेगा। ऐसे ही मतलब जो आएगा इस तरीके से आपको, दैट विल बी इन्वर्स। मतलब एक बढ़ रहा है, देखिए दूसरा इसमें क्या घट रहा है ना, तो ये इन्वर्स वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ आने वाला है यहाँ पे, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन्वर्स वेरिएशन का। इसमें क्या है कि दैट इज व्हाट, फॉर एग्जाम्पल इफ द मैन वर्किंग अंडर द, ओके, तो ये क्या था एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ मैन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। वही बात अभी जो बता रहे थे, तो व्हेन द नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस टाइम टेकन फिनिश जॉब डिक्रीजेस। तो इस तरीके से वेरिएशन जो आता है दैट इज सेड टू बी इनवर्स वेरिएशन, है ना। तो देखिए डायरेक्ट का तो आपको समझ में आया, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, ये वाला सिंबल लगता है कि एक अगर बढ़ रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा भी बढ़ेगा, ए अगर बढ़ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। और इन्वर्स में ए अगर बढ़ रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में बी घटेगा, तो दैट इज इन्वर्स वेरिएशन ये होगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स है और ये डायरेक्ट हो गया आपको। तो दैट इज व्हाट आई रिक्वायर्ड टू से हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या है, ओके लेट अस लुक हियर। तो परसेंटेज, इसमें परसेंटेज हम कैसे फाइंड करें, तो देखिए परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100, है ना। तो हर 100 में कितना हो रहा है, हर एक 100 में कितना, इसकी बात करें परसेंटेज, वो मतलब क्या हुआ कि इफ़ अ फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज 100 इज परसेंटेज, द डिनोमिनेटर इज 100 इज डिनोटेड बाय द स्पेशल सिंबल परसेंटेज, है ना। तो रीड एज परसेंट। तो इस तरीके से आपकी बात करें यहाँ पे, तो 100 जो होता है, ठीक है, किसी का भी नंबर यहाँ पे नीचे में, तो दैट इज 100% कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 10 है, इसको नीचे में 100 कर दे तो दैट विल बी लाइक व्हाट 10% होगा, ठीक है। तो परसेंटेज बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से, ठीक है, परसेंटेज लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी परसेंटेज जो भी आएगा, ठीक है, रिजल्ट। और उसी से सेम परसेंटेज से, है ना, आपको फ्रैक्शन में लाना है यहाँ पे कोई नंबर, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से 100 से, तो दैट विल बी इन द फ्रैक्शन। तो बस सिंपल सा बात ये याद रखना है, बाकी ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे कोई बात दे रखा है कि एनी परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज फिगर बाय 100। तो वही बात है, x परसेंटेज इक्वल टू x बाय 100 हो गया यहाँ पे। 75% 70 बाय 100 है, तो 75/100। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और लाने के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना आपको। एक्सप्रेसिंग a पॉइंट बी एज अ डेसिमल एंड द परसेंटेज, तो यहाँ पे वही बात है कि कोई भी नंबर आएगा यहाँ पे दैट विल बी 1/2 है, तो इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है तो 100 से मल्टीप्लाई दैट इज 50%। इस तरीके से आप ध्यान सकते हैं। अगर 50% होता है तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50% इक्वल टू आएगा आपको 50/100 से डिवाइड करना है, दैट विल 1/2, सेम रिजल्ट अगेन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 40% की बात किया है क्वेश्चन में, और एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, दैट इज व्हाट 40%। तो 40% को आप इजीली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 40/100, ठीक है। इस तरीके से 40% इक्वल टू 14/100 है ना, तो दैट विल बी 2/5 इज द आंसर। तो ये इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ओके। तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज की अगर बात करें तो दैट इज़ अ रिलेटिव टर्म्स है ना। परसेंटेज जो है रिलेटिव टर्म और रिलेटिव वैल्यू के फॉर्मेट में कैसे यूज होता है। तो व्हेन यू ऑब्टेन 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स देन इन द मार्क्स यूनिट टेस्ट that would be absolute value. So let us say that the 90% in the maths unit test is understood by you got 90 marks out of 100 marks. तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आप अगर मान लीजिए 20 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, कितने में, 20 मिलते हैं, सॉरी 18 मार्क्स मिलते हैं 20 में। तो आपको अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज अगर निकालना होगा तो दैट इज 18/20 इंटू 100 कर लीजिए, आपको परसेंटेज निकल जाएगा, दैट इज 90% आएगा, है ना। तो ये जो 90% आएगा दैट विल बी व्हाट
जो 90% है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आ जाता है, रफ आइडिया कितना परसेंटेज मतलब कितना में कितना मिल रहा है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे है द एक्चुअल स्कोर डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे यूनिट टेस्ट में जो भी वेरीज कर सकता है मैक्सिमम मार्क्स है ना यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज जो है थोड़ा सा रफ आइडिया इस तरीके से मिल जाता है। तो ये बात इसमें कहा गया, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आगे बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज से कंपैरिजन करना आसान होता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर बात करते हैं कि इन योर क्लासेस नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास 30%, 30 इंटू 100 बाई 50 दैट इज 15। तो इफ़ देर आर 30 स्टूडेंट इन 9 देन नंबर ऑफ क्लास यहाँ पे 40 by 100 into 30 that is 12, although the percentage of girls in your class less than the percentage of girls in class 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए दो बातें यहाँ पे कि 9 में 40% है ना, और 10th में मान लीजिए एक में दे रखा क्लास में यहाँ पे 30% है, अदर में 9 की 40% की बात किया। तो इसमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का परसेंटेज निकाल के आपको ये कंपेयर करके बताया गया कि यो क्लास इज लेस दैन द परसेंटेज 9th इसमें दे रखा है। तो गर्ल्स का जो देखिए इसको हम रफ में समझाते का कोशिश क्या कर रहा है इसमें समझाने का। तो ए की बात किया और बी की बात की, इस तरीके से मान लीजिए दो क्लास है, इसमें कोई भी क्लास हो सकता है ना यहाँ पे। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक क्लास में यहाँ पे 30% है बॉयज़ है ना, ये गर्ल्स है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर बात करें क्लास 9th की बात करें, इसमें 40% जो है यहाँ पे ये गर्ल्स है। तो अगर इसमें कह सकते हैं कि कैन यू से दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ योर क्लास इज लेस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9। तो ऐसा कुछ कह सकते क्या, इसमें जो गर्ल्स लेस होगा इसमें गर्ल्स ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ क्या नहीं कह सकते। हम टोटल की बात करें तो टोटल आपको इस तरीके से भी पता नहीं कितने में हम बात किए है ना। तो अगर यहाँ से कह सकते अभी तो आगे पता चलेगा कि इफ़ देयर आर 50 स्टूडेंट इन योर क्लास है ना, तो हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो अगर बात करें तो 50 का 30% कितना आ गया, 50 का 30 दैट विल बी 15 है ना यहाँ पे। तो 15 स्टूडेंट आ गया क्लास ए में, ठीक है यहाँ पे। और कह सकते हैं यहाँ पे अगर टोटल क्लास में इसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट है 9th में, इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 50 स्टूडेंट हो गया था यहाँ पे, 50 का 40% आ जाएगा यहाँ पे। तो 50 का 40% दैट विल बी लाइक व्हाट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एंड अगर मान लीजिए 30 स्टूडेंट ही हो है ना, इस तरीके से, तो 30 स्टूडेंट मान लेते हैं यहाँ पे इसमें था, और 50 स्टूडेंट मान लेते हैं किसी एक में था, तो 40 इंटू 30/100, तो ऐसा जो निकलेगा यहाँ पे तो दैट विल बी 12 आएगा। तो अब 12 की बात करें यहाँ पे तो 40% में तो 12 आ गया यहाँ पे। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें गर्ल्स ज़्यादा नहीं कह सकते, कि इसमें टोटल गर्ल्स कितना 12 आया, इसमें गर्ल्स 15 आया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 30% इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है यहाँ पे 15 गर्ल्स है और 40% में 12 गर्ल्स ही है। तो ये परसेंटेज हम करते ही यहाँ पे ये कोई एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है वेरिएशंस, इसमें जो क्वेश्चन दिया था तो 40% एक में है, दूसरे में 30% है, तो इसमें गर्ल्स ज़्यादा होगा उसमें कम होगा, ऐसा कुछ करने से हमको टोटल वैल्यू पता नहीं था इस तरीके से ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो ये हमें पता नहीं था, इस तरीके से हमें ए एंड बी में कंपेयर करना मुश्किल है परसेंटेज में, आपको ये ध्यान रखना है। आगे क्या है तो देखिए इसमें दो चीज़ें रखा है यहाँ पे कि व्हेन टू एब्सोल्यूट वैल्यूज आर गिवन फोर डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन्वॉल्विंग इन टू वैल्यूज़। अगर बात करें तो द स्मॉलर एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रेटर, मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ छोटा वैल्यू का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे कहते हैं कि स्मॉलर एज अ सर्टेन परसेंटेज लेस देन द ग्रेटर। तो कभी कभी स्मॉल परसेंटेज जो ही होता है कि जो है ना, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रेटर जो भी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे दी ग्रेटर एज अ परसेंटेज ऑफ स्मॉलर है ना, तो जो ग्रेटर होता है ना उसका एक परसेंटेज वो भी स्मॉलर हो सकता है, एंड ग्रेटर सर्टेन परसेंटेज ग्रेटर दैन द स्मॉलर। इस तरीके से ये सारे वैल्यू जो ऐसा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, इस तरीके से परसेंटेज हो सकता है। और इसकी बात आपको यहाँ पे क्या गया, फॉर एग्जाम्पल क्या रखा है यहाँ पे, कंसिडर टू रोड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी है ना, ए रखा 4 मीटर, बी रखा 6 मीटर है। तो वी कैन एक्सप्रेस ए एज अ परसेंटेज है ना, तो ए का परसेंटेज बी के फॉर्मेट में यहाँ पे, तो बी ए अपन बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए का जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे होता है, तो 4/6 हो गया, 2/3 मतलब 2/3 इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3, 200/3 66 होल 2/3 परसेंटेज हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो 66 होल 2/3 ऑफ बी आ गया यहाँ पे, ए की बात करें तो बट यहाँ पे ए छोटा था बी बड़ा था है ना, ये ध्यान रखना। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द कंपेरिजन बाय द मेथड सब्ट्रैक्टिंग एंड डिवीजन कंपेयर। जैसे बी मैंने सी बी कर दिया यहाँ पे, तो ये 1/3 होगा, तो 33 होल 1/3 जो है ये आपका एक आ गया 33%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ए के फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, तो दैट सिमिलरली इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो ये वैल्यू यू कैन डू इट अगेन बाय योरसेल्फ। तो आगे हम बात करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो समझते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले थोड़ा सा। तो एप्लीकेशन जो होता है कंसेप्ट ऑफ रेशियो दैट कैन बी आल्सो यूज्ड इन द वेरी हेल्पफुल यूज इन द परसेंटेज एंड हेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, टाइम वर्क में एंड टाइम डिस्टेंस में, इन सब में हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं परसेंटेज का इजीली वे में फाइंड करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 2-3 चीज़ मिलेगा। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। तो मतलब ऐसे प्राइस जिस पे कोई आर्टिकल खरीदा जाता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस, तो द प्राइसेस एट विच एन आर्टिकल इज सॉल्ड, मतलब कह सकते हैं जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं, तो ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है इसको समझाते हैं यहाँ पे। देखिए, तो कॉस्ट प्राइस जो है ना, यहाँ पे सीपी जो हो गया, ये अगर बड़ा हो गया एसपी से, मतलब क्या हुआ कि खरीदा ज़्यादा में, है ना, बेचा कम में, मतलब 40 रुपीज़ में कोई खरीदा और 20 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसको डेफिनेट क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इस तरीके से हो गया। और ठीक है, उल्टा हो गया, एसपी अगर बड़ा हो जाता है किससे, सीपी से, मतलब खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, मतलब खरीदा यहाँ पे 30 में और बेचा यहाँ पे 50 में, इस तरीके से इसको क्या हो जाएगा, दैट विल बी गेन। तो इस तरीके से हम आपको समझा सकते हैं या आप समझ सकते हो दैट इज़ गेन एंड लॉस का क्या फंडा है इसमें, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको 2-3 फॉर्मूलेस में याद रखने क्या है कि देखिए, कॉस्ट प्राइस की बात करें, आर्टिकल 80 है एंड इसको बेच रहा 100 में, तो सिंपल सी बात है, खरीदा 80 में है और बेच रहा 100 में, तो 20 रुपीज़ का क्या होने वाला है, इसको गेन होने वाला है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि गेन जो होता है यहाँ पे आर्टिकल के सीपी पे होता है, जिस पे खरीदा जाता है, पॉकेट से जो रुपीज़ खर्च होता है, ठीक है, उस पर होता है, तो इंटू 100, तो दैट विल बी 25%। तो ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, सेम टाइप का दिया हुआ है कि एक मोटर बाइक जो है इसमें इतना में बेचता है 75% लॉस करने पे, तो मतलब 75% लॉस हो गया, मतलब 25% लॉस हो गया, तो 75% का दाम बचा यहाँ पे कितना, 15,000 आ गया। तो 1 का निकाल, जिसके लिए 100 का निकाल सकते हैं, तो 1 के लिए आपको 15,000 अपन 75 और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू विल गेट द वैल्यू दैट लाइक 20,000। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे इसको हम बताएंगे क्लियर करके, जब क्वेश्चन आएगा तो इसको आगे हम क्लियर कर बताएंगे। इसका कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको नोट करने हैं, वो लास्ट टाइम आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और इसमें है, यहाँ पे ओवरहेडेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं, है ना, खरीद के लाए ₹A में, इस पर कुछ लाने का जो कॉस्ट लग गया है ना ₹P मान लीजिए, ठीक है। इसको वॉशिंग कराना होगा, मान लीजिए धुलाना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें कॉस्ट लग गया यहाँ पे Q, इस तरीके से। तो टोटल ओवरहेड जो है यहाँ पे A+P+Q, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, इसका CP में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो CP है इसमें ऐड हो जाएगा ओवरहेड, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है यहाँ पे, इसमें प्रिंसिपल और सम क्या होता है देखिए। तो मनी borrowed from an agency or individual from a certain period of the time is called principal। जैसे मान लीजिए कोई रुपीज़ किसी से लेता है इंटरेस्ट पे, है ना, तो मान लीजिए कोई गया बोला गया 5,000 हमको दे दीजिए किसी रेट पे, आपको इंटरेस्ट हम पे करेंगे रुपीज़ का, तो ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है। किसी से जो पैसा लिया गया है दैट इज़ इंटरेस्ट पे, दैट इज़ इंटरेस्ट। एंड आगे बात करते हैं अमाउंट ही इज कॉल्ड अमाउंट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, अब प्लस उसने कुछ इसके साथ इंटरेस्ट भी जोड़ कर दिया होगा इसको पैसा का, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड अमाउंट, तो ये अमाउंट उसको रिटर्न किया जाएगा जिससे ये लिया गया था, ठीक है, दैट इज अमाउंट। तो A=P+I कह सकते हैं यहाँ पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जिस रेट पे लिया गया था। मान लीजिए उसने कहा कि 100 रुपीज़ का हम आपको यहाँ पे 10 रुपीज़ लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी। तो 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ लगा, तो ये आपका रेट हो गया, तो रेट 1/10% इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जो परसेंटेज आएगा, कितना परसेंटेज लेने वाला है 100 पे, तो दैट विल बी रेट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो जो प्रिंसिपल रिमेन जो इस तरीके से कुछ इंटायर पीरियड के लिए लोन लिया गया, उसका इंटरेस्ट के साथ जो पेड किया गया नंबर दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैसा, PTR/100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। P हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल, T हो गया टाइम, R हो गया रेट अपन 100। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, SI=PTR+100, ये आपको फॉर्मूला काम करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि ये दे रखा आपको प्रिंसिपल हो गया, ये 2560 है, 2560 रुपीज़ दैट इज़ प्रिंसिपल। और उसके बाद 3 ईयर्स के लिए लिया गया, टाइम हो गया 3 ईयर्स, है ना, और आपको रेट हो गया 15%। तो इस तरीके से आपको इस पे लिया गया, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट पे निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR/100 होता है, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ करेंगे PTR/100 तो दैट विल बी 2560 × 3 × 15, है ना,
इंटू ये 3 हो गया 15/100 और इसको कैंसिल करने के बाद आपको आएगा दैट इज़ 1150 रुपीज़ है ना। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट आ गया। अच्छा पूछा कितना अमाउंट उसको रिटर्न करना था, अमाउंट अगर पूछा गया यहाँ पे, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, अगर अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट में क्या करना होता हमको यहाँ पे p प्लस आई ऐड कर लेते हैं। तो ये जो आई निकला है 1152, इसको इसमें ऐड कर लेना था, तो इससे हमको निकल जाता है यहाँ पे इसका अमाउंट। तो ओके आगे बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क है इससे के बाद, तो टाइम एंड वर्क कौन थोड़ा देख लेते क्या है। तो टाइम एंड वर्क में यहाँ पे ये इन्वर्स प्रॉपर्टी काम करेगा इसमें। तो सिंपल सी बात इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल से हम यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो निकालेंगे 1 डे वर्क, ठीक है, किसी का भी 1 डे वर्क। तो इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी। तो 1 डे वर्क जो होता है कैपेसिटी होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है ए कोई काम को 20 डेज में कर लेता है, ठीक है, और बी कोई काम को यहाँ पे 30 डेज में करता है, तो दोनों मिल कितना हम करेगा, तो आप कहिएगा 20 + 30 दैट इज़ 50 डेज है ना। तो ए प्लस बी दोनों मिल के 50 डेज में करेगा। तो आप इसका सोचिए लॉजिकली आंसर क्या ट्रू है क्या, एक अकेले जो 20 डेज में करता है और बी अकेले 30 डेज में करता है, दोनों मिल गया तो दोनों काम कम टाइम में करेगा ना, ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरीके से सवाल को आपको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। तो ये जो है 20 डे में कंप्लीट काम करता है, तो 1 डे में कितना काम करेगा 1/20 है ना, एक दिन में 1/20 करेगा। और इसी तरीके से बी का जो है एक दिन का काम 1/30 होगा, जो आएगा फिर इसको आपको रिवर्स कर देना, पलट देना है। तो 20 30 कैल्शियम 60 हो गया है ना, 3 + 2 दैट इज यहाँ पे कितना 5/60। अच्छा 5/60 की बात करते हैं, 1/12 होता है, तो 1/12 काम करेगा एक दिन में, तो पूरा काम 12 डेज में कर लेगा है ना। तो इस तरीके से इसको सवाल को बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों मिलके 12 डेज में काम करेगा। तो लाइक व्हाट, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे आगे। अच्छा आगे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मैन डेज वर्क वाला प्रॉब्लम क्या होता है। इसको यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं, आपको बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ए जो काम करता है यहाँ पे पी डेज में करता है, बी काम कर रहा है क्यू डेज में। तो ए का पहले 1 डेज का वर्क 1/p होगा प्लस 1/q होगा, फिर इसको इन्वर्स कर लेंगे तो आपको जो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं है ना। अच्छा तो ये जो वेरिएशन होता है इसका ना, कि मैन डेज वाला वेरिएशन, तो ये हमेशा याद रखना इन्वर्स में होता है आपको, ठीक है, दैट इज़ इन्वर्स। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे M1 मैन है, W1 यूनिट काम कर रहे हैं D1 डेज में, ओके। देन यहाँ पे H1 आवर्स है ना दे रखा है, पर डे काम करता है। जैसे मतलब M1 मैन किसी काम को W1 यूनिट कर रहा है डेली की बेसिस पे है ना, और D1 डेज में काम ख़त्म कर लेता है, और डेली H1 आवर्स काम करता है। और फिर उसी तरीके से W2 मैन्स है, ये जो काम करेगा है ना। उसके बाद M2 मैन्स है ना, W2 डेली वर्क कर रहा है ना, D2 डेज काम कर रहा है, और H2 आवर्स काम कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे दोनों का जो रेशियो होगा M1 D1 H1 W1 = M1 D1 H2 W2। तो ऐसे एक आपको ट्रिक याद होगा कि MDH W1 होता है ना, MDH मसाला टाइप से है ना, तो ये MDH W1, ठीक, इस तरीके से सब में 1 लगा दीजिए पहले वाला है ना, और MDH है ना, इस तरीके से ये 2 2 2 आएगा समय ना W2। तो ये जो रेशियो होगा दैट इज वैलिड फॉर फाइंडिंग द व्हाट इज द की मिसिंग है। अगर H1 मिसिंग है या फिर W1 मिसिंग, कुछ भी मिसिंग है, इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं रिमेनिंग पोर्शन जो भी यहाँ पे, ठीक है। तो ओके हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, ओके टाइम एंड डिस्टेंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस जो दे रखा है यहाँ पे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपन स्पीड, ये टाइम इक्वल टू आप कह सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन तीनों में से कोई एक भी आप याद रखें तो काम चलेगा, एक दूसरे को आप फिर से बाद में निकाल सकते हैं यहाँ पे है ना। तो टाइम यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड, मतलब इस सॉरी मतलब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। तो ये आपको इन्वर्सली काम होता है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए किलोमीटर पर आवर बड़ा वाला यूनिट है ना, इसको लाना है मीटर पर सेकेंड छोटा वाला यूनिट में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे फिर मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, इसको लाना है किलोमीटर पर आवर बड़ा है, तो इसको 18/5 बड़ा से मल्टीप्लाई करना है, ये 18/5 है ना। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन, छोटा वाला लाने के लिए छोटा से मल्टीप्लाई, और बड़ा वाला लाने के लिए बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज सॉल्व है ना। तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं बच्चे को सॉल्व करने में। तो आगे देखिए फिर क्या है क्वेश्चन इसमें और टॉपिक।
तो आगे देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होता है अगर बात करें तो, इफ द स्पीड ऑफ वन मूविंग बॉडी इज रिलेशन टू द अनदर मूविंग बॉडी इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड। तो मतलब एक बॉडी का जो स्पीड है दूसरे रिलेशन में इसको रिलेटिव स्पीड कहेंगे, है ना। तो इसमें कहता है कि मूविंग बॉडी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड मूविंग बॉडी, इस ऐसे मतलब सिंपल सी बात है, एक बॉडी का दो सेम डायरेक्शन चल रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, ए माइनस बी कर लेंगे, ठीक है। और दोनों अगर अपोजिट में जा रहा है, ए इधर और बी इधर, तो इसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ए प्लस बी हमको कर लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस में हमको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इस तरीके से आप जान सकते हैं इसमें। तो और तो कुछ इसमें खास है नहीं, है ना, जानने के लिए। तो अगर होता तो हमको बताते इसमें। तो दैट इज़ नथिंग एल्स। ओके, एक और इसमें है बोट एंड स्ट्रीम वाला में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा, देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर, एक ट्रेन है जिसका लेंथ 240 मीटर है, ये 20 सेकंड ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या करने के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, ठीक है, क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। दूसरा देखा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो अच्छा, यहाँ पर ट्रेन का स्पीड जो है 72 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन जो पास करेगा तो ट्रेन पहली बात किसी प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए पहले ये खुद का लंबाई को पास करता है, फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, इस तरीके से। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेन का लेंथ 240 मीटर है पहली बात, और दूसरी प्लेटफॉर्म का एल हो जाएगा। इसको 20 सेकंड में कर रहे हैं ना। अच्छा, तो इसका जो स्पीड है तो ये मीटर में है, सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड लाना पड़ेगा। तो 72 को बोले तो आपको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए छोटे वाले नंबर में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 20 आएगा। तो ये 20 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए दैट इज 240 प्लस का एल इक्वल हो गया 400, है ना। तो एल इक्वल टू 240 अगर माइनस हो गया तो दैट विल बी 160 मीटर, है ना। तो यहाँ से जो लेंथ होगा इसका, ठीक है, प्लेटफॉर्म का, दैट इज 160 मीटर, इस तरीके से आ जाएगा आपको, है ना। तो ये बात आपको समझने थे थोड़ा सा। आगे इसमें दे रखा है विद द स्ट्रीम, है ना। स्ट्रीम के साथ अगर मान लीजिए कोई बोट चल रहा है, ठीक है, ये बोट है तो बोट भी इधर ही चल रहा है ना, और स्ट्रीम भी इधर ही चल रहा है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन चल रहा है तो दैट विल बी डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हो जाता है। अगर हमारी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बोट इधर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाटर इधर चल रहा है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, है ना। दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये कहलाएगा आपको अप स्ट्रीम, है ना। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है बोट एंड वाटर का तो दैट इज डाउन स्ट्रीम, है ना, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर ये सब चीज़ आपको पता है तो किसी भी बोट का या फिर किसी भी तरीके का आप स्पीड फाइंड करना हो तो देखिए इसमें इजीली हम करेंगे सवाल को सॉल्व। Now it is given to us some points to remember। देखिए ए रेशियो बी को दैट इज सेम एज ए अपन बी, दोनों सेम है। कंपेरिजन ऑफ रेशियो कैन बी डन बाय मेकिंग द कंस्क्वेंट इक्वल। इस तरीके से हम दो कंस्क्वेंट इक्वल करके कंपेयर कर सकते हैं। तो ए बी रेशियो सी डी, आपको ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शन कहलाएगा यहाँ पे। आगे इफ़ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन ए डी इक्वल टू बी सी, सारे हम बता चुके हैं यहाँ पे, है ना, ये सारे हो चुके हैं। दैन यहाँ पे एक और दे रखा है यहाँ पे क्या कि एक्स रेस टू वाई, तो देन रेशियो इज कांस्टेंट एंड एक्स इन्वर्सली पोजिटिव टू वाई, देन एक्स इंटू वाई इज कांस्टेंट। तो जब भी रेशियो इक्वल हो तो इसका जो मतलब जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो इसका कांस्टेंट होगा रेशियो, और जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन हो तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। आपको ध्यान रखने की बात। परसेंटेज मीन्स पर 100, ठीक है, ये बात आपको। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद दे रखा डिस्काउंट। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑफर्ड ऑन टू मार्केट प्राइस, है ना। तो डिस्काउंट हमेशा जो मार्केट प्राइस होता है, मतलब जो जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदने जाते हैं हम लोग तो कपड़ा पे जो प्राइस लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्राइस जो लिखा था मान लीजिए 500 है ना, तो दुकान वाला हमें कुछ डिस्काउंट करके देता है, तो जो कपड़ा पे डिस्काउंट मिलता है दैट इज मार्केट प्राइस, जो उस पर मार्केट होता है प्राइस, तो उसकी बात करते हैं। तो इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन एन डेज देन द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय इन 1 डे, तो 1 डे में 1 बाय होगा, ये आपको बता चुका है आपको। ओके, रिलेटिव स्पीड जो होता है सम ऑफ द स्पीड व्हेन द बॉडी आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड रिलेटिव स्पीड जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑफ द ये डिफरेंस ऑफ स्पीड व्हेन द बॉडी आर मूविंग सेम डायरेक्शन, है ना। तो मतलब रिलेटिव स्पीड जब हमको निकालना है, सेम डायरेक्शन बॉडी चल रहा है तो ऐड करना है, और जब हमको बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में तो यहाँ पे डिफरेंस, ये सॉरी सेम डायरेक्शन में है अगर बॉडी तो हमें माइनस कर लेना है, मतलब डिफरेंस कर लेना है, और अगर रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें निकालने के लिए ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए ये एक फॉर्मूला है जो हम आपको अगेन पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है
दैट इज द सम ऑफ, सॉरी एवरेज की बात करें तो एवरेज, तो द सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी है। और परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपन ओरिजिनल वैल्यू जो है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो पहले वाला था इनटू 100 हो गया यहाँ पे। और परसेंट डिक्रीज का मतलब होता है यहाँ पे सेम चीज़ है, देखिए इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सेम होने वाला है, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इनटू 100, है ना। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें CPSP की, तो व्हेन S ग्रेटर देन C, मतलब जब सेलिंग प्राइस जो है छोटा होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर उल्टा हो गया, व्हेन S लेस देन C, मतलब जब बेचने वाले प्राइस कम हो और खरीदने वाले ज़्यादा हो, तो दैट इज़ लॉस होता है यहाँ पे। डिस्टेंस स्पीड टू टाइम, बाकी ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इससे हम पहले बता चुके हैं, M1D1 वाला, ठीक है। इस तरीके से आप जान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आप जान चुके हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन है उनको लगाने वाला, ठीक है।